अपनी सास को परेशान करने के लिए मीता रोज रोज कोई न कोई बहाने ढूंढा करती थी ताकि उनकी सास दामिनी जी परेशान हो। जब वह परेशान होती थी तब मीता को बहुत सुकून मिलता था। कभी वह उन्हें कहती थी कि छत पर जाकर कपड़े सुखा दो, कभी उनसे पोछा लगवाती, क्योंकि वह जानती थी दामिनी जी के घुटनों में परेशानी है। इस कारण उन्हें ऐसे ही काम बताया करती थी जिससे कि उन्हें झुकना पड़े। दामिनी जी के पति पुलिस विभाग में थे। वह रिटायर हो गए थे, लेकिन एक सीक्रेट मिशन पर उन्हें दोबारा बुलाया गया था क्योंकि वह एक बहुत ही काबिल ऑफिसर थे। जब वह अपनी ड्यूटी पर थे तब वह बहुत ईमानदारी से काम करते थे, इसलिए रिटायर होने के बाद भी उन्हें बुलाया गया था। इसी का फ़ायदा उठाकर मीता अपनी सास को परेशान करती रहती थी। आज तो हद ही हो गई। घर में मिक्सी होते हुए भी वह अपनी सास को चटनी सिलबट्टे पर पीसने को कहती है। यह सुनकर दामिनी जी ने अपनी बहू से कहा, बहू, 2 महीने पहले तुमने मिक्सी खरीदी थी और अब कह रही हो कि सिलबट्टे पर चटनी बांट दूं। तब वह कहती है कि तुम्हारे बेटे को ही सिलबट्टे की चटनी बहुत पसंद आती है, इसलिए कह रही हूँ। माँ जी, मैंने कटोरी में हरी धनिया, मिर्च और टमाटर निकाल कर रखे हैं। जल्दी से सिलबट्टे से चटनी पीस दो। तुम्हारे बेटे के खाने का समय हो रहा है और तुम्हें तो पता है तुम्हारे बेटे को सिलबट्टे की चटनी कितनी ज़्यादा पसंद है। मैं खाना लगाने जा रही हूँ, तब तक चटनी पीस कर तैयार कर दो। बहू, सिलबट्टे पर चटनी तुम ही पीस लिया करो। मुझसे ठीक से बैठते नहीं बनता है और ना ही पीसते बनता है। मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। अगर सिलबट्टे पर चटनी पीसने के लिए बैठ जाती हूँ तो बड़ी मुश्किल से बैठ पाती हूँ और फिर उठने में भी बहुत तकलीफ होती है। आप फालतू की बातें तो किया मत करो माँ जी। अगर अपनी सहेलियों के साथ भजन कीर्तन में और सत्संग मंदिर में जाना होता है तो फटाफट से चली जाती हो। घर के थोड़े से काम बता दो तो तुम्हारे घुटनों में दर्द होने लगता है। मैं तुम्हारी सब चालाकी समझती हूँ। चलो जल्दी से चटनी बना दो। अपनी बहू की बात सुनकर बेचारी दामिनी जी दीवार का सहारा लेकर उठती है और बहू के द्वारा रखे गए हरी धनिया, मिर्च और टमाटर को उठा करके सिलबट्टे के पास ले गई। बड़ी मुश्किल से सिलबट्टे को जमीन पर टिकाया। उसके बाद धीरे धीरे करके चटनी पीसने लगी। तब तक दामिनी जी का बेटा नवनीत भी आ गया। बहू रसोई से अपनी सास को आवाज़ देती हुई कहती है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, देख नहीं रही हो तुम्हारा बेटा घर आ गया है। मैंने खाने की थाली भी लगा दी और तुम अभी तक आलसी की तरह चटनी पीसने में लगी हो। कभी तो जल्दी जल्दी हाथ चला लिया करो। पता नहीं कितने धीरे धीरे काम करती हो। दामिनी जी बहू से कहती हैं, बेटा, मेरा बुढ़ापा है, मुझसे जल्दी जल्दी काम नहीं बनते हैं। वह समय चला गया जब मैं भाग भाग कर सारे काम कर लेती थी। अब तो एक बार जमीन पर बैठ जाओ तो उठने में सोचना पड़ता है। हाँ हाँ, पूरा दिन बैठी रहती हो, इसलिए तुम्हारा शरीर गुब्बारे की तरह फूल गया है। थोड़ा काम धाम में हाथ पैर चलाओगी तो सब फुर्ती आ जाएगी। पूरा दिन घर में बैठी रहती हो, तीनों टाइम खाना खाती हो, शरीर नहीं फूले तो क्या होगा। अब जल्दी से चटनी पीस दो। चटनी पीसने के बाद मीता रसोई से आई, चटनी की कटोरी उठाकर रसोई में ले गई। आंगन में बैठा हुआ नवनीत अपनी पत्नी मीता को आवाज़ देता है, मैं इतनी देर से बैठा हूँ, कुछ खाने के लिए भी लेकर आओ। सुबह के 9 बज गए हैं, अभी तक कुछ नाश्ता नहीं दिया। क्या बनाया है आज तुमने नाश्ते में? आज मैंने नाश्ते में आलू के पकौड़े बनाए हैं। इतना कहकर मीता गरम गरम आलू के पकौड़े और हरी धनिया, मिर्च, लहसुन की चटनी के साथ नवनीत को दे देती है।
नवनीत आलू के पकौड़े चटनी के साथ खाता है तो कहता है, अरे वाह, हरी धनिया मिर्च की चटनी के साथ आलू के पकौड़े का स्वाद 2 गुना हो जाता है। और सिलबट्टे की चटनी का तो स्वाद ही अलग होता है। जो स्वाद सिलबट्टे की चटनी का है वह किसी और चीज़ का नहीं आता। मीता कहती है, हाँ हाँ, यह चटनी मैंने ही बनाई है। देखो, चटनी बनाने में मेरी उंगलियों में मिर्ची भी लग गई। मेरी हाथों की सभी उंगलियों में जलन पड़ रही है। सिलबट्टे से चटनी पीसते हैं तो मेरे दोनों हाथ जल जाते हैं। लेकिन आपको सिलबट्टे की चटनी पसंद है, इसलिए पीस देती हूँ। कुटिल मुस्कान के साथ मीता अपने पति नवनीत से झूठ बोल देती है। दामिनी जी कमरे से निकलकर कहती है, मुझे भी भूख लग रही है बहू, आलू के पकौड़े मुझे भी दे जाओ। नहीं माँ जी, तुम्हें आलू के पकौड़े नहीं मिलेंगे। खा खा कर बहुत मोटी हो रही हो। कल रात की खिचड़ी रखी है, गर्म कर दी है, वही खा लो। थाली में एक पकौड़ा और थोड़ी सी खिचड़ी रखते हुए थाली दामिनी जी के सामने पटक जाती है। दामिनी जी अपने बेटे से कहती हैं, नवनीत, मेरी थायराइड की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, तुम मेरी दवाइयाँ लेते आना। माँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं दवाइयाँ लाने के लिए, घर में बहुत सारे खर्चे बढ़ गए हैं। ठीक है, तुम अपने पैसों से मत लाना। तुम्हारे पिताजी मेरे अकाउंट में हर महीने जो 8,000 रुपये भेज रहे हैं, उन्हीं पैसों से दवाई ले आओ। कौन से पैसे? वह 8,000 रुपये पिताजी तुम्हारे लिए नहीं भेजते हैं? चिल्लाती हुई मीता कहती है, वह पैसे घर खर्च के लिए भेजते हैं और वह पैसे मेरे हैं। भले ही तुम्हारे अकाउंट में आते हों, लेकिन पैसे मेरे हैं। नहीं नहीं बहू, तुम्हारे पिताजी ने साफ साफ कहा था कि यह अकाउंट मेरे लिए खुलवाया है और मेरी दवाइयों के खर्चे के लिए वह पैसे भेजते हैं। घर चलाने के लिए बेटा पैसे कमाता है ना। तुम तो चुप ही रहो माँ जी, एक शब्द भी मत बोलना, मुझसे बुरा कोई नहीं। दामिनी जी समझ आती हैं, अगर पैसों की बात और करेंगी तो बहू घर में बहुत कलह कर देगी। बेटा भी चिल्लाते हुए कहता है, मैं तो तुम दोनों की इस किटकिट से परेशान हो गया हूँ। कभी तो शांति से घर में रहने दिया करो। घर में आया नहीं कि दोनों चिक चिक करने लगती हो। नवनीत इतना कहकर अपनी थाली को पटक कर बाहर निकल गया। 2 दिन बाद होली का त्यौहार आ रहा था। बहू एक भगोने में बहुत सारी उड़द की दाल भिगो देती है। दूसरे दिन मीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल होली का त्यौहार है, मुझे दही बड़े बनाने हैं। मैंने एक भगोने में 1 किलो उड़द दाल भिगो के रख दी है, दोपहर तक पीस देना। शाम को मैं दही बड़े बनाऊंगी। बहू, 1 किलो दाल मैं सिलबट्टे पर कैसे पीस पाऊंगी? उड़द की दाल पीसने में बहुत समय लगता है। तुम ऐसा करो, मिक्सी चलाकर उड़द की दाल पीस लो। नहीं माँ जी, जो स्वाद सिलबट्टे की पिसी हुई दाल का आता है वह मिक्सी में कहाँ आता है। मिक्सी में दाल पीसती हूँ तो पूरी तरह से महीन हो जाती है। सिलबट्टे की दाल बहुत अच्छी पिसती है, इसलिए मुझे तो सिलबट्टे के दही बड़े ही पसंद हैं। और तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले मिक्सी में थोड़ा सा करंट आ रहा था, उस डर से मैं मिक्सी नहीं चला रही हूँ। जबकि दामिनी जी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि मिक्सी में कुछ भी नहीं हुआ है, पूरी तरह से सही है। लेकिन बहू उन्हें परेशान करना चाहती है और परेशान करने के लिए जब देखो तब सिलबट्टे का काम बता देती है। दामिनी जी को मिक्सी चलानी नहीं आती है, जो जाकर के देख लें कि मिक्सी में क्या प्रॉब्लम हुई है। थोड़ी सी दाल पीसने के बाद ही दामिनी जी की सांस फूलने लगी, वह थक जाती हैं। बहू से कहती, बहू, अब बची हुई दाल तुम पीस लो, मुझसे नहीं पीसी जाती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है माँ जी, मैं सिलबट्टे पर दाल पीसूं? मेरे सारे हाथ खराब हो जाएंगे, मेरे नेल्स टूट जाएंगे। और तुम्हारा इतना भारी भरकम शरीर है, थोड़ी सी दाल नहीं पीसी
जाती है? पूरा दिन घर में बैठे बैठे वजन बढ़ाती रहती हो। जरा सी दाल नहीं पीसी जाती। चुपचाप से उठो और दाल को पीस दो। बहू, देखने में मैं भारी भरकम जरूर लगती हूँ क्योंकि मुझे थायराइड की बीमारी है, और तुम्हें तो पता है थायराइड की बीमारी में शरीर फूल जाता है, लेकिन मेरे शरीर में उतनी ताकत नहीं है जितना तुम मेरे शरीर को देखकर अंदाज़ा लगाती हो। मैं जरा से काम में थक जाती हूँ और खाने के नाम पर मैं पूरे दिन में 2 समय ही खाना खाती हूँ, उसमें भी 2-2 रोटियाँ। उससे ज़्यादा मुझसे खाया भी नहीं जाता। रोज़ रोज़ सिलबट्टे पर चटनी पिसवाती हो और कोई तीज त्योहार आता है तो बहुत सी चीज़ें सिलबट्टे पर ही पिसवाती हो। पिछली दिवाली पर तुमने मिक्सी खरीदी थी, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? क्यों मुझे परेशान करती हो? कहते कहते दामिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं बहू को मुझसे क्या दुश्मनी है। घर में मिक्सी होते हुए भी मुझसे सिलबट्टे से काम कराती है। अगर ना करूं तो झगड़ा करने लगती है। मेरे बुढ़ापे पर भी तरस नहीं खाती। एक तो थायराइड की वजह से शरीर इतना थुलथुल हो गया है, ऊपर से सांस अलग फूल जाती है। बड़ी मुश्किल से दामिनी जी उस उड़द की दाल को पीस पाती हैं, लेकिन दाल को पीसते पीसते वह बुरी तरह से थक गई। उनके कंधों में दर्द होने लगा। दाल को पीसने के बाद अपने कमरे में जाकर लेट गईं। थकान की वजह से पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। थोड़ी देर में नवनीत घर आया। मीता चाय बनाकर लाती है। नवनीत चारों तरफ नजरें फैलाकर देखता है कि उसकी माँ दिखाई नहीं दे रही है, तो मीता नमक मिर्च लगाकर कहती है, देख लो तुम्हारी माँ तो किसी भी समय सो जाती है, कोई सोने का समय नहीं है। सुबह सोकर उठती हैं, दोपहर में सोती हैं और शाम को भी जब समय मिलता है तब सो लेती हैं। सोने के अलावा उनके पास काम ही क्या है? पूरे दिन आराम करना और सोना। मैं पूरे दिन काम में जुटी रहती हूँ। अपनी माँ से कहो थोड़ा बहुत मेरी सहायता करा दिया करें। नवनीत को कुछ भी पता नहीं है कि आज उनकी पत्नी ने उसकी माँ से भगोने भर के उड़द की दाल सिलबट्टे से पिसवाई है, जबकि घर में मिक्सी रखी हुई है। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ नहीं कहता। होली पर मीता के भाई भाभी मीता के संग रंग खेलने के लिए आए। मीता के दोनों भाई भाभी आने वाले थे, इसलिए मीता ने एक दिन पहले ही अपनी सास से कह दिया था, कल सुबह जल्दी उठ जाना, मुझे अपने भाई भाभी के लिए दोपहर का खाना बनाना है। खाना खाकर ही जाएंगे। मैं सारा खाना सिलबट्टे के मसाले से ही बनाऊंगी। जब खड़ा मसाला सिलबट्टे पर पीसकर खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो वह कितनी स्वादिष्ट बनती है। सुबह सुबह उठकर जल्दी से सारे मसाले पीस के रख देना। प्याज टमाटर भी सिलबट्टे से ही पीस देना। इस बार दामिनी जी कुछ नहीं कहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है बहू से कुछ कहेंगे तो फालतू में कलह ही हो जाएगा। त्योहार का समय है, बहू के मायके वाले आने वाले हैं। किसी के सामने कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। ठीक है बहू, सुबह उठकर सारे मसाले निकाल देना, मैं पीस दूंगी। बेमन से दामिनी जी ने अपनी बहू से कह तो दिया, लेकिन रात भर से घुटनों में दर्द हो रहा था, ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा। सुबह सुबह दामिनी जी उठकर नहा लेती हैं। तभी उनकी बहू कहती है, अरे माँ जी, मैं तो भूल ही गई, आज 1 तारीख है और तुम्हें अपने बैंक से पेंशन निकालने जाना है, तो पहले बैंक से पेंशन के पैसे निकाल लाओ, उसके बाद आकर रसोई में मेरे साथ काम करना। बहू, बैंक इधर से आधा किलोमीटर दूर है और अभी नवनीत भी घर पर नहीं है। नवनीत को आ जाने दो, फिर मैं पैसे निकाल लाऊंगी। माँ जी, मुझे पैसों की अभी ज़रूरत है, मेरे मायके वाले आने वाले हैं। अगर नवनीत दोपहर तक नहीं आए तो क्या आप पैसे निकाल कर नहीं लाएंगी?
मेरे भतीजा भतीजी भी आएंगे जिनके हाथ में कुछ पैसे रखने पड़ेंगे। तो जाओ चुपचाप से पैसे निकाल कर लाओ, मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। और तुम यह कैसे भूल जाती हो कि 1 तारीख को तुम्हारे सारे पेंशन के पैसे निकाल कर तुम्हें देने होते हैं। मुझे घर के इतने सारे खर्च चलाने होते हैं, दूध का हिसाब देना है, सब्जी भाजी में खर्च करने हैं, किराने वाले का हिसाब करना है, और तुम हो कि पैसे निकालने में आनाकानी करती हो। बहू, कुछ पैसे तो घर पर पड़े होंगे, आज उनसे काम चला लो, मैं बेटे के साथ कल निकाल लाऊंगी। दामिनी जी का इतना कहना था कि बहू झल्लाती हुई कहती है, तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती है? अभी जाओ और पैसे निकाल कर लाओ। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो मेरे पास रुपए कहाँ से आएंगे? इतना कहकर दामिनी जी कमरे में गईं। कपड़े बदलकर पास में ही एक बैंक है, वहां जाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में दामिनी जी को उनके पति दिख जाते हैं, जो कि 6 महीने पहले अपने एक सीक्रेट मिशन पर गए थे। दरअसल दामिनी जी के पति सोहन जी पुलिस विभाग में हैं। हालांकि उनका रिटायरमेंट हो गया है, लेकिन एक सीक्रेट मिशन की वजह से उन्हें 6 महीने के लिए वापस बुलाया गया था। 6 महीने से वह अपने सीक्रेट मिशन पर थे। बस फोन पर ही कभी कभार बात हो पाती थी। लेकिन आज जब वह अचानक से घर आए और अपनी पत्नी को हाँफते हुए बाजार की तरफ जाते हुए देखा तो चौंक गए और पूछा, तुम अकेली बाजार क्यों जा रही हो? नवनीत किधर है? तुम उसके साथ कार में चली जाती, इधर धूप में खड़ी खड़ी ऑटो वाले का इंतजार कर रही हो। ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया था तुम्हें? पहले तो अपने पति को देखकर दामिनी जी बहुत खुश हो जाती हैं और अपने पति के बहुत आग्रह करने पर वह सब कुछ बता देती हैं कि बहू ने उन्हें बैंक से पैसे निकालने के लिए कहा है। तुम बैंक से पैसे क्यों निकाल रही हो? बैंक में पैसे मैं तुम्हारे खर्चे के लिए भेजता हूँ, बहू के खर्चे के लिए नहीं। तुम्हारे खर्चे के लिए हर महीने मैंने तुम्हारे अकाउंट में डालता हूँ और तुम बहू को दे देती हो। ऐसा भी कहीं होता है क्या? बेटा पहले ही इतने सारे पैसे कमा रहा है, घर की खेती बाड़ी भी मैंने बेटे को ही दे रखी है, सब कुछ तो वही देखता है। और फिर तुम्हारी पेंशन लेने की बहू को क्या ज़रूरत है? और तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? थायराइड की वजह से कितना वजन बढ़ गया है, कितने समय से डॉक्टर को नहीं दिखाया है। जब से आप गए हैं तभी से नहीं दिखाई, 2 महीने से दवाई भी खत्म हो गई। इतना कहते कहते दामिनी जी की आंखों में आंसू आ गए और वह बहू की सारी जातियों के बारे में अपने पति को बता देती है कि किस तरह से बहू घर में उनसे काम करवाती है, और वह भी ऐसे काम जिनको करने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिलबट्टे से चटनी पिसवाती है, दाल पिसवाती है, जबकि मुझे बैठने में बड़ी समस्या होती है। अपनी बहू की बातों को सुन करके सोहन जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने अपनी बहू को सबक सिखाने का सोचा। सबसे पहले अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले गए, उन्हें अच्छे से दिखाया, दवाई दिलाई। डॉक्टर ने देखते ही कहा कि इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, साथ ही साथ थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बार बार दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। अपनी पत्नी को लेकर सोहन जी घर आए, लेकिन मीता को नहीं पता था कि उसके ससुर जी वापस आ गए हैं। अपनी सास को देखते ही मीता चिल्लाती हुई कहती है, कितना समय लगाती हो पैसे निकालने में, लगता है चलकर नहीं रेंग कर गई थी बैंक तक। 2 घंटे हो गए हैं, अब आई हो? घर के इतने सारे काम पड़े हुए हैं, अब जल्दी से जाओ, सिलबट्टे से सारे मसाले पीस दो। घंटे भर में मेरे सभी मायके वाले आने वाले हैं,
ऊपर छत पर कपड़े सूखने पड़े हैं, उनको भी उठा लाना। बहू की बातें सुनकर सोहन जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और तमतमाते हुए अपनी बहू से कहते हैं, खबरदार बहू, अगर अब तुमने अपनी सास से एक भी काम करने के लिए कहा तो अगर तुम्हें सिलबट्टे की बनी हुई चटनी और मसाले की सब्जी खाने का इतना ही शौक है तो खुद सिलबट्टे से चटनी पीस लिया करो और मसाले पीसना सीख लो। तुम्हें शर्म नहीं आती है अपनी बीमार सास से सिलबट्टे से दाल और चटनी पिसवाते हुए? घर में मिक्सी रखी हुई है, फिर भी तुम बूढ़ी सास को परेशान करती हो। दामिनी जी कभी कुछ नहीं कहती। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उनके सीधेपन का नाजायज फायदा उठाओ। आज के सारे मसाले तुम भी पीसोगी क्योंकि डॉक्टर ने दामिनी जी को आराम करने के लिए कहा है। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जितने भी मेहमान आने वाले हैं उनके लिए सिलबट्टे से मसाला पीस कर तुम खाना बनाओगी। अपने ससुर जी को देखकर मीता के होश उड़ गए। उसे पता ही नहीं था कि उसके ससुर जी आने वाले हैं। अपने ससुर जी के गुस्से को देखकर मीता समझ गई थी कि सासू माँ ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए अब वह कुछ भी नहीं कह पा रही थी। तब तक नवनीत भी आ गया। नवनीत को देखकर उसको फटकार लगाते हुए सोहन जी कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारी पत्नी घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ से इतने सारे काम करवाती है, यहाँ तक कि जो पैसे मैं तुम्हारी माँ के अकाउंट में भेजता था सारे पैसे तुम्हारी पत्नी ले लेती है। 2 महीने से दवाइयाँ लेकर नहीं आए हो, इतनी सी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। अपनी माँ के प्रति लानत है तुम पर। उनकी सेवा करने की तो बात दूर, तुम्हारी पत्नी उनसे ऐसे काम करवाती है जिनको करने में उसे समस्या होती है। ना उसे तुम्हारी माँ की बीमारी दिखाई देती है, ना उनका बुढ़ापा दिखाई देता है, बस काम और पैसे दिखाई देते हैं। तुम भी बुत बनकर घर में बैठे देखते रहते हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें इतने दिनों से कि घर में क्या चल रहा है? और तुम्हारी पत्नी माँ के पैसे क्यों ले रही थी जबकि तुम खुद पैसे कमाते हो? घर के खर्चे के लिए मैं तुम्हें अलग से पैसे भेजता था, फिर तुम माँ के पैसे क्यों निकाल लेते थे? मीता और नवनीत दोनों ही अपने पिताजी को देखकर सकपका गए। रसोई की दहलीज पर खड़ी हुई मीता मन ही मन बड़बड़ाती है, अब बुढ़ा घर आ गया है तो ना तो सास से काम करा पाऊंगी और ना ही उसके पैसे ले पाऊंगी। थोड़ी देर में मीता के मायके से भाई और भाभी आ गए। अब मीता सिलबट्टे से चटनी पीसने में और खड़े मसाले पीसने में लगी हुई है। आज उसे समझ में आ गया है कि सिलबट्टे से मसाले पीसने में सच में बहुत मेहनत लगती है। पूरे घर का खाना और मसाले पीसना सारा काम मीता को करना पड़ता है। मीता का मुंह फूला हुआ है लेकिन क्या कर सकती है। भाई भाभी के जाने के बाद मीता घर में हंगामा कर देती है कि मैं ही घर के सारे काम क्यों करूं, मुझसे नहीं होते हैं, मैं तुम सब लोगों के लिए खाना क्यों बनाऊं? मैं नहीं बनाऊंगी, नहीं करूंगी घर के सारे काम। माँ जी को मेरे साथ मिलकर आधे से ज़्यादा घर के काम कराने पड़ेंगे। सोहन जी अपने बेटे बहू से कहते हैं, बहू जब तुम्हारी सास को तुम्हारे साथ आधे से ज़्यादा काम करने पड़ेंगे तो फिर हमें तुम लोगों की ज़रूरत ही क्या है? हम घर का खर्चा भी चलाते हैं और काम भी हम ही करेंगे तो तुम लोगों को हम क्या बिठाकर खिलाएंगे? एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और इस घर से निकल जाओ। जहाँ तुम्हें ठीक लगे उधर जाकर रहने लगो, क्योंकि हम तुम्हें इस घर में बिठाकर नहीं खिला सकते हैं। घर के दरवाजे खुले हुए हैं, तुम्हारा निर्णय है। अपने पिता की बातों को सुन करके नवनीत और मीता के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उनके पिताजी घर से जाने के लिए इस तरह से कह देंगे। वह तो धमकी देकर सोच रहे थे कि अपने हिसाब से घर को सेट कर लेंगे, लेकिन
इधर तो पासा उल्टा ही पड़ गया। अब मीता बातें बनाते हुए कहती है, नहीं पिताजी, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। हम अगर इस घर से जाएंगे तो कहाँ पर रहेंगे, क्योंकि मीता बहुत अच्छे से समझती थी कि यह 3 मंजिला घर पिताजी ने ही बनवाया है और उसी घर में रहते हैं। नवनीत की नौकरी भी उसी शहर में है, तो घर को छोड़कर किराए से रहने क्यों जाएंगे। फालतू के खर्च बढ़ जाएंगे और घर खर्च भी पिताजी देते हैं। नवनीत जो भी कमाता है वह सारे पैसे पूरे के पूरे बच जाते हैं। मीता और नवनीत चुपचाप से अपने कमरे में चले गए। उनके पास अब कोई भी जवाब नहीं था जो वह अपने पिताजी को दे पाते। मीता और नवनीत दोनों अपने माँ और पापा से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि माँ, पापा जी, हमें माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हम यह घर छोड़कर और आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। आपके पोता पोती भी आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तब तक उनके पोता पोती आ गए और अपने दादा दादी के गले लगकर रोने लगे। दादाजी, हम आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। हम आपके साथ रहकर खेलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं और रात में कहानियाँ सुनना चाहते हैं। पोता पोती की बातें सुनकर सोहन जी और दामिनी जी भावुक हो गए और उन्हें अपने गले से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, तुम सब इसी घर में रहोगे, तुम लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तब से सभी साथ ही रहने लगे। मीता और नवनीत अपने माँ बाप का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, ना ही किसी चीज़ की कमी होने देते थे। तो दोस्तों, सोहन जी ने अपने बेटे बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।